नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम एस पांडे की बुक कवर कर रहे थे, तो उसमें देखो हम लोग चैप्टर नंबर 11 देख रहे थे, जो कि क्या था आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियाँ। तो अभी तक देखो इसमें हमने जो कि लगभग मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया है। यहाँ तक के टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब ये कुछ शेष टॉपिक आपके बचते हैं जिसको आज हम कवर करेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो फटाफट से चैनल को देखो, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहिए। और देखो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो पहला टॉपिक आज का है शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। तो देखो जो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर जो कि यूपीएससी जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो चलो इसी को हम शुरू करते हैं और देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है, कुछ बैकग्राउंड के साथ शुरू किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो परंपरागत भारतीय समाज रही है, हमारा जो परंपरागत भारतीय समाज है, उसके प्रमुख तत्व क्या थे आपका? धर्म की प्रधानता, सोपानिकता, सामूहिकता और प्रदत्त परिस्थिति को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा था हमारे परंपरागत समाज में, जिसने देखो भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप किस तरह का बना दिया था, शोषणकारी समाज के रूप में वर्तमान स्वरूप को तब्दील कर दिया था इन सब के कारण। तो फिर बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में नियोजित परिवर्तन के संदर्भ में आधुनिकीकरण के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। मतलब आज़ादी के बाद बोला गया कि हम अपने सामाजिक परिवर्तन, जो कुरीतियाँ हैं सामाजिक, जो भी रूढ़िवादिता है और जो इन सबको ख़त्म करेंगे, सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए जो आधुनिक मूल्य उसको जो कि प्राप्त करेंगे, ऐसा डिसाइड किया गया आज़ादी के बाद से। और इसके लिए देखो क्या जो आधुनिकीकरण है भारतीय समाज का, इसको प्राप्त करने के लिए जो साधन था वो क्या था? आधुनिक शिक्षा। आधुनिक जो शिक्षा थी उसको जो कि इस लक्ष्य को स्वीकार करने के लिए एक साधन के रूप में जो कि प्रयोग किया गया। तो इससे देखो क्या हुआ, चूँकि आधुनिक शिक्षा देखोगे धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिकता, व्यक्तिवादिता, योग्यता के महत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों आदि पर आधारित है। इसलिए इसने भारतीय सामाजिक जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करके उनमें परिवर्तन को संभव बनाया है। तो चलो देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा ने किस तरह से जो कि भारतीय समाज में परिवर्तन किया है। तो देखो पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि जो आधुनिक शिक्षा है उसने देखो लोगों में वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण और तार्किक दृष्टिकोण का निर्माण किया है। तो अब देखो इससे क्या होता है, जिसके कारण देखोगे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव में कमी आई है और धर्मनिरपेक्ष समाज का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज के भारत में आप देखोगे तो योग्यता को महत्व दिया गया, जिससे आप देखोगे जो जाति व्यवस्था है वो कमजोर हो रही है। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नैतिक मूल्यों में आज सामूहिकता का ह्रास हुआ है और व्यक्तिवाद में वृद्धि हमको स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ये तो हमने कुछ पॉजिटिव देखे, कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे बोला जा रहा है कि नातेदारी संबंधों पर इसका नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है, बल्कि व्यक्ति को समाज से पृथक करके उसमें तनाव व कुंठा भी संभव हो गया है। भारत में शिक्षा ने आधुनिक संस्कृति के साथ अनुकूलन को भी संभव बनाया है। तो यानी यहाँ पे जो भारतीय शिक्षा रही है उसने जो कि परंपरागत भारतीय समाज और आधुनिक समाज का सम्मिश्रण को लेके आगे बढ़ा है। तो इस तरह की बातें भी यहाँ पे कही जा रही है। साथ ही इसके नेगेटिव पॉइंट भी कुछ बताए जा रहे हैं। जैसे देखो आज देखो सामूहिकता का ह्रास हुआ है, व्यक्तिवाद में वृद्धि हुई है और उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है, और साथ ही व्यक्ति जो कि तनाव और कुंठित हो गया है क्योंकि उसके अंदर देखो सामूहिकता का ह्रास हो गया है। तो इस तरह की बातें हमने यहाँ पे देखी। फिर आगे देखो कहा जा रहा है यहाँ पे इसी के कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो आगे कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में आपका जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं स्त्रियों की परिस्थिति है उसमें सुधार किया है आपके आधुनिक शिक्षा ने। देखो कहा जा रहा है आधुनिक शिक्षा ने धर्म द्वारा संपोषित परंपरागत मान्यताओं को कमजोर करके तथा योग्यता आधारित नौकरी के नवीन अवसरों का सृजन करके वंचित वर्गों की परिस्थिति में सुधार को संभव बनाया है। आज महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो यानी आज महिलाओं की परिस्थिति भी मजबूत हुई है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो जाति व्यवस्था उसमें परिवर्तन जो कि आधुनिक शिक्षा ने किया है। कैसे? देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा ने धर्म आधारित पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा को कमजोर करके जाति व्यवस्था में निहित संस्कारिक सोपानिकता के महत्व को समाप्त किया है और लौकिक दृष्टिकोण के विकास द्वारा जाति नियमों एवं रूढ़ियों को जो कि कमजोर किया है। यानी जो जाति नियम रहे और रूढ़ी रही जाति आधारित, तो उनको जो कि लौकिक दृष्टिकोण के कारण उसको कमजोर किया है। फिर देखो कहा जा रहा है जाति के लिए जन्मजात पेशा आवश्यक नहीं रह गया है और विभिन्न जातियों के मध्य अस्पृश्यता एवं छुआछूत के आधार पर निर्मित सामाजिक दूरी भी अब कम हो गई है। तो इस तरह से जो कि आधुनिक शिक्षा जो कि आप देखोगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन कर रहा है। फिर देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विवाह एवं संयुक्त परिवार में परिवर्तन। तो देखते हैं आधुनिक शिक्षा कैसे विवाह और संयुक्त परिवार में परिवर्तन कर रहा है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आधुनिक शिक्षा ने निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों ने विवाह संबंधी प्रथागत एवं रूढ़िगत पक्षों को कमजोर किया है और हिंदू विवाह के धार्मिक संस्कार वाले पक्ष भी कमजोर हुए हैं। साथ ही लोगों को जीवन साथी के स्वतंत्र चुनाव,
प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, सहनिवास आदि के लिए जो कि प्रोत्साहित किया है। तो एक तरह से करो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसने जो कि इन सब चीज़ों को जो कि प्रमोट किया है। और ये सब कैसे लोकतांत्रिक मूल्य कैसे आया, आधुनिक शिक्षा के कारण ही। तो इस कारण देख सकते हो जो आपका विवाह है या परिवार की व्यवस्था है उस पर जो कि इसने जो कि चोट पहुँचाई है। तो यानी जो परंपरागत विवाह सिस्टम था वो अब नहीं रह गया है। अब जो कि हमारा जो विवाह सिस्टम दिखता है वो परंपरागत प्लस आधुनिक जो विवाह है उस आधार पे देखने को हमको मिलता है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आधुनिक शिक्षा ने परिवार के अंदर संबंधों की संरचना में समानता की दिशा में परिवर्तन को संभव बनाया है और मुखिया की सत्ता संरचना को भी विकेंद्रित किया गया है। यानी कि अब जो आधुनिक जो परिवार है, आधुनिक शिक्षा ने क्या किया, जो परिवार में जितने भी लोग हैं अब सभी के इंपॉर्टेंस को महत्व दिया गया है और सभी को साथ जो कि समानता का बर्ताव किया जाए, ऐसा जो कि कुछ इस क्षेत्र में जो कि कार्य किया है। इसमें देखो इससे क्या हुआ, जो मुखिया की सत्ता संरचना थी वो विकेंद्रित हो गई है। यानी अब मुखिया ही केवल सत्ताधारी नहीं रह गया बल्कि इसके डिसीजन मेकिंग में परिवार के सभी सदस्यों का योगदान देखा जा सकता है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो आधुनिक शिक्षा, जो आपका आधुनिक शिक्षा है वह व्यक्तिवादी मूल्यों के प्रसार द्वारा जो संयुक्तता की भावना है उसको कमजोर किया है। यानी जो परिवार में जो आपका संयुक्तता की भावना थी उसको कमजोर किया है व्यक्तिवाद को प्रमोट करके। साथ ही देखो आपका जो नौकरी के अवसरों के सृजन एवं गतिशीलता को संभव बनाकर संयुक्त परिवार को एकाकी परिवार की दिशा में अग्रसर किया है। तो इस तरह के परिवर्तन जो कि हमको आधुनिक शिक्षा से संयुक्त परिवार में देखने को मिलते हैं। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास में सहायता। भारत के आर्थिक विकास में आधुनिक शिक्षा की आज सर्वाधिक भूमिका रही है। आज के आर्थिकी का प्रमुख पक्ष शिक्षा एवं ज्ञान है। आज की अर्थव्यवस्था को ज्ञान की अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। भारत में IIT, MBBS, MBA, MCA आदि के रूप में आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा मानव संसाधन विकास को संभव बनाकर देश के आर्थिक विकास में सहायक रहा है। आज तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत का मानव संसाधन विश्व के एक प्रमुख स्थान हासिल किए हुए हैं और केवल भारत के ही नहीं बल्कि विकसित देशों के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इस तरह से देखो जो आधुनिक शिक्षा किस तरह से न केवल भारत के विकास में बल्कि जो विकसित देश है वहाँ पर भी जो कि भारतीय लोग हैं आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके जो कि वहाँ के भी डेवलपमेंट में जो कि योगदान अपना दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है आपका लोकतंत्र की सफलता में सहायक, यानी जो आपका आधुनिक शिक्षा वो किस तरह से लोकतंत्र की सफलता में सहायक है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कहा जाए जो आधुनिक शिक्षा है इसने जो कि भारतीयों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया है और उनको जो कि राजनीतिक सहभागिता हेतु प्रेरित किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की पहली शर्त है क्या है, शिक्षा का उच्च स्तर होना। तो इस तरह से देखोगे इसने जो कि लोकतंत्र की सफलता में सहायक बनाया है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो सामाजिक गतिशीलता का स्तर है और उसकी मात्रा में जो कि वृद्धि किया, यानी हमें सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि देखने को मिलती है। तो बोला जा रहा है कैसे, देखो यहाँ पे देखते हैं आधुनिक शिक्षा भारतीय समाज में गतिशीलता में वृद्धि हेतु भी सहायक रहा है। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया रही है उसको जो कि आधुनिक शिक्षा ने तीव्र किया है और जातीय स्त्रीकरण, जाति नियमों एवं पवित्रता अपवित्रता की जो धारणा रही है उसको कमजोर किया है, जिससे सामाजिक गतिशीलता का स्तर में हमको वृद्धि देखने को मिल रही है। और ये जो कि इसका आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय समाज को एक खुली अर्थव्यवस्था बनाने में, साथ ही एक गतिशीलता प्राप्त करने में। तो यहाँ पे हम देखो स्पष्ट रूप से हमने देखा ये जो आधुनिक शिक्षा है काफ़ी ज़्यादा जो कि भारतीय समाज को विभिन्न स्तर पे या विभिन्न रूपों में जो कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्पष्ट आधुनिक शिक्षा ने भारतीय सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण रहा है। समानता, स्वतंत्रता, वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अंधविश्वास के विरुद्ध विचार जैसे मूल्यों से आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह भारत में शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सका है। फिर यहाँ पे देखो जैसे देखो जाति संघर्ष, सांप्रदायिकता, दहेज प्रथा, सामाजिक विषमता, संस्कृति विकृति, राजनीति का अपराधीकरण, ये सभी वर्तमान भारतीय समाज के लक्षण हैं जो शिक्षा के अपेक्षित सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और इस स्थिति के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के साथ साथ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अंतर्निहित दोषों को भी संकेत करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो कि वर्तमान शिक्षा वो पूर्ण रूप से अपने अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल भी नहीं रही है। अब देखो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कुछ खामियां हैं जैसे शैक्षिक असमानता, महंगी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का बाजारीकरण। तो ये कुछ चीज़ें हमको भी देखने को मिली है जो शिक्षा में जो भारतीय विकास में एक तरह से बाधक के रूप में भी रही है। अब देखो यहाँ पे जो शिक्षा के निजीकरण से जो कि शिक्षा जो कि महंगी हो चुकी है, जो जिससे क्या होगा शिक्षा असमानता हमको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे देखो आगे कहा जा रहा है
फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा ने कैसे भारतीय जो संस्कृति है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। तो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है शिक्षा के बाजारीकरण ने शिक्षा की विषय वस्तु का निर्धारण बाजार के अनुसार करके उन विषयों को जो मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक सुदृढ़ता से संबंधित है को बाधित कर दिया है। कहने का मतलब जो शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, तो आज जिस शिक्षा से रोजगार हमको मिलने की संभावना ज़्यादा है, तो उन शिक्षाओं पे जो कि उन विषयों पे जो कि ज़्यादा जो कि हम जोर दिया जा रहा है। और जो आपकी जो सांस्कृतिक सुदृढ़ता करने वाले जो सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट की आज उपेक्षा की जाती है आधुनिक शिक्षा के माहौल में। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि इसका परिणाम क्या होता है, जो मूल्य एवं संस्कृति का इसका जो कि क्षरण हमको देखने को मिलता है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है क्षण के रूप में एक प्रमुख कमी के रूप में जो कि आधुनिक शिक्षा हमको देखने को मिल रही है। आज आधुनिक शिक्षा व्यक्तिवाद जैसे पश्चिमी मूल्यों को संपोषित कर रही है, जो भारतीय संस्कृति के लिए कई रूपों में संकट भी उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखो काफ़ी ज़्यादा जो कि देखा अच्छे से जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था रही, आधुनिक शिक्षा रही है, उसके क्या क्या फायदे हुए, कैसे जो कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है। फिर देखो यहाँ पे कंक्लूजन कहा जा रहा है, अतः वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में निहित उपरोक्त कमियों को दूर करके भारतीय परंपरा के साथ आधुनिकीकरण का सामंजस्य बैठाकर ही शिक्षा के द्वारा अपेक्षित परिवर्तनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है और एक आदर्श आधुनिक समाज का निर्माण संभव बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने जो कि आधुनिक शिक्षा को काफ़ी डिटेल से देखा। अब देखो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कहा जा रहा है कि आपका संविधान विधि एवं विधि, इसके द्वारा जो कि सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब जो हमारे संविधान जो प्रोविजन है उसके द्वारा किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हुआ है, और साथ ही जो हमने बहुत से विभिन्न कानून लाए हैं उसके द्वारा किस तरह से जो कि सामाजिक परिवर्तन उनको देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, सीधे टॉपिक पे आते हैं कि देखो सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन किस तरह से हो जा रहा है, सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की वजह से। तो वो हम यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सामाजिक क्षेत्र में जो कि किस तरह से परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका संविधान में अनुच्छेद 14 है, इसके द्वारा देखो व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है, जिससे देखो समता मूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर इसी प्रकार देखोगे अनुच्छेद 15 और 16 जो कि संरक्षणात्मक भेदभाव के सिद्धांत के आधार पर जो पिछड़े और कमजोर वर्ग हैं समाज के, उनके लिए जो कि विशेष प्रावधान करता है, जो अनुच्छेद 14 के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक है। तो इस तरह से जो देखो हम एक समता मूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे संविधान द्वारा इस तरह से व्यवस्था की जा रही है। फिर देखो अनुच्छेद 17 जो कि जहां अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है, वहीं अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम इस दिशा में अग्रिम कदम है। ये भी देखो यहाँ पे भेदभाव जो छुआछूत है, इस तरह के भेदभाव को जो कि दंडनीय अपराध बनाता है और इसको समाज से खत्म करने की कोशिश करता है। तो इस आधार पर देखो जो जाति में निहित जो भेदभाव की प्रक्रिया थी उसको समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका अनुच्छेद 23 और 24 है, इसके अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार जहां सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करता है, वहीं बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम अग्रिम प्रयास इस क्षेत्र में माने जा रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, जो आर्टिकल आपका 39B और C के अंतर्गत संसाधनों का समान वितरण करके राज्य का मौलिक संसाधनों का समान वितरण करना राज्य का जो मौलिक आदर्श है लोगों के सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करता है। यानी कि हमको जो कि संसाधन जो है उसका उचित समान वितरण हो, किसी के पास जो कि संकेंद्रित ना हो, जिससे सामाजिक असमानता ना फैले। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका अनुच्छेद 39A और 41 के माध्यम से वृद्धों, असहायों तथा बच्चों के लिए संरक्षणात्मक कदमों को उठाया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर देखो आगे कहा जा रहा है आपका सामाजिक क्षेत्र में किए गए उपयुक्त प्रयासों के परिणाम से भारत में परंपरागत जाति व्यवस्था के कठोर जो प्रतिबंध थे वो कमजोर हुए और जाति निरयोग्यताएं थी जो वो शिथिल हो गई हैं और समाज के सभी वर्गों को समान परिस्थिति प्राप्त हुई है और हम एक समता मूलक समाज की स्थापना की दिशा में अग्रसर हुए हैं। तो ये हमने कुछ जो संवैधानिक प्रावधान था सामाजिक क्षेत्र में उस वहाँ पे देखा। फिर देखो अब बोला जा रहा है विवाह एवं परिवार के क्षेत्र में परिवर्तन किस तरह से हुआ। तो देखो कहा जा रहा है विभिन्न जो कि आपका एक्ट वगैरह लाया गया है, जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 एवं 1887, इसके माध्यम से अमानवीय प्रथा के रूप में जो सती प्रथा थी उसको रोकने का प्रयास किया है, जिससे स्त्रियों की परिस्थिति में काफ़ी सुधार मिला है तथा जो परंपरागत पितृसत्तात्मक विचार थे, मूल्य थे, वो कमजोर हुआ है। फिर देखो बोला जाए जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था, इसके माध्यम से विधवा पुनर्विवाह निषेध को रोका गया है तथा विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने को प्रोत्साहित किया गया है। इससे भी देखो स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन हमको देखने को मिला है। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे देखो बाल विवाह निरोधक अधिनियम
1929 द्वारा न केवल बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया है, वरन विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण भी किया गया है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम से देखो परिवार में वधुओं की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, लड़कियों को जो कि शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ है और संयुक्त परिवार की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है तथा महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो यानी जो ये बाल विवाह अधिनियम लाया गया था, इसके जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं महिला परिस्थिति के संबंध में। फिर देखो कहा जा रहा है यहाँ पे विशेष विवाह अधिनियम 1954, इसके द्वारा देखो जो अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपनी अगर जाति नहीं है अन्य जाति में भी शादी कर सकता है, ऐसी मान्यता दी गई। तो इससे देखो जो जाति व्यवस्था है वो कमज़ोर हमको होते हुए दिखी है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है परिणामतः जो स्त्रियों की स्वतंत्रता रही उसमें वृद्धि हुई है, विवाह के संबंध में जो माता पिता की भूमिका रही है उसमें कुछ न कुछ कमी देखी जा सकती है तथा संयुक्त परिवार के विघटन के साथ ही एकाकी परिवार का उदय भी इस आधार पर हमको देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है अपना नेक्स्ट अधिनियम हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 के द्वारा स्त्री पुरुष दोनों को विवाह संबंधी कुछ शर्तों को मानना अनिवार्य कर दिया गया है तथा स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद यानी जो डाइवोर्स की स्थिति है उसका अधिकार प्रदान कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो पुरुष प्रभुता था उसमें ह्रास हुआ है और स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ है तथा विवाह संविदा के रूप में परिवर्तित हुआ है। जो विवाह जो कि एक तरह से समझौता के रूप में परिवर्तित हो गया है। इससे देखो जो बच्चों के लालन पालन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। तो ये जो आपका हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने यहाँ पे देखा ध्यान से। फिर देखो बोला जा रहा है अगला आपका अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 1986, इसके द्वारा जो कि दहेज लेन देन दोनों ही दंडनीय अपराध बनाया गया है, फलतः स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार संभव हुआ है। फिर देखो बोला जा रहा है आपका जो नेक्स्ट अधिनियम क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 2004, इसके माध्यम से जो पैतृक संपत्ति है इसमें पुत्र पुत्रियों को समान संपत्तिक उत्तराधिकार प्रदान किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कुछ विधि देखे जो कि आपका परिवार विवाह और जो आपका कुछ वगैरह और भी जो परिवार से संबंधित अधिनियम थे उसको यहाँ पे डिटेल से देखा, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुआ है आधुनिक शिक्षा के थ्रू और या सॉरी आपका संविधान और जो विधि बने हैं उनके थ्रू, वो हमने यहाँ पे देखा। अब देखो जो सामाजिक परिवर्तन हमने देख लिया, अब आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है हमारे संविधान और अधिनियमों के द्वारा, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि आपका अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत कुछ एक अपवाद को छोड़ के अधीन जो कि व्यवसाय तथा आजीविका का मौलिक आधार जो अधिकार जो कि प्रदान करके प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई। मतलब यहाँ पे आपको एक मौलिक अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में कि आप कोई भी व्यवसाय या आजीविका कुछ अपवाद को छोड़ के आप अपना सकते हो जिससे आपकी जो आजीविका है वो चल सके। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 39(b), (c) व (d) संसाधनों के समान वितरण तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देशक तत्व समाज के आर्थिक कल्याण के लिए के प्रति भी समर्पित है। यानी आप जो कि जो संसाधन उनका समान वितरण कीजिए, साथ ही जो समान कार्य के लिए समान वेतन दी जाए, ये भी जो कि एक तरह से देखो जो आपका आर्थिक स्तर देखोगे परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है हमारे संविधान द्वारा। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है अनुच्छेद 300(a) तथा 9वीं अनुसूची के प्रावधान संपत्ति के अधिकार यानी जो पहले मूल अधिकार था को विधिक संरक्षण प्रदान कर तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों को संरक्षित कर जन सामान्य के लिए सांपत्तिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। फिर देखो यहाँ पे कहा जाए नेक्स्ट पॉइंट में शोषण के विरुद्ध अधिकार लोगों को आर्थिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं श्रमिकों का प्रबंधन में भाग लेने से संबंधी प्रावधानों श्रमिकों के कल्याण को भी अभिव्यक्त करता है, जैसा कि अनुच्छेद 23, 24, 43 और 43(a) में हमको ये बातें देखने को मिलती है। यानी जो आपका 43 या 43(a) है उसमें क्या बोला है जो लेबर है उसको भी जो मैनेजमेंट में सहभागी बनाया जाए। तो इस तरह से देखो जो आर्थिक व्यवस्था संबंधी जो हमारा संविधान है उसका जो कि प्रावधान किया गया है। फिर देखो साथ ही कुछ एक्ट वगैरह जैसे देखो MG नरेगा है, मिनिमम वेज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, स्टेट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है। इन सभी अधिनियमों के माध्यम से न केवल श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है वरन उनके रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं। परिणामतः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, व्यक्तियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है, श्रमिकों का परंपरागत शोषण से मुक्ति मिली है, वे सामूहिक सौदेबाजी में समर्थ हुए और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने लोगों की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति को भी मजबूत किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे संविधान ने और कुछ एक्ट ने किस तरह से जो कि कुछ अधिनियमों ने किस तरह से जो कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन को संभव बनाया है। फिर चलो देखते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन। चलिए अब देखते हैं कि इस जो आपका संविधान है और कुछ अधिनियम है उसने जो कि सांस्कृतिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन किए हैं। तो देखो पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि शिक्षा को पहले निर्देशक तत्व के रूप में और फिर मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान कर
इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। जैसे देखो अनुच्छेद 21A और 45 की बात की जा रही है, यानी सबसे पहले जो शिक्षा था उसको शिक्षा की इंपॉर्टेंस थी कि सबको शिक्षा देना सभी बच्चों को, वो आपका DPSP में मेंशन था आर्टिकल 45 के तहत। फिर इसी को जो कि लागू करते हुए इसको जो कि मौलिक अधिकार बना दिया गया है कि हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखो साथ ही बोला जा रहा है आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तथा धर्मनिरपेक्षता का आत्मीकरण, प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छानुसार धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस तरह से जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का जो निर्धारण वो भी आपका संविधान प्रावधान करता है। फिर साथ ही देखो जो माइनॉरिटी से संबंधित प्रावधान है, धार्मिक या भाषाई माइनॉरिटी जो है अनुच्छेद 29, प्रत्येक नागरिक यानी जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करके सांस्कृतिक जो विशिष्टता है उसको जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। फिर देखो आपका अनुच्छेद 49 जो है वो जो कि DPSP में है, जो कि बोला जा रहा है कि ऐतिहासिक महत्व के स्थलों, भवनों तथा इमारतों को संरक्षण प्रदान करके हमारी सांस्कृतिक विरासतों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इन प्रयासों का परिणाम है कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लोग आधुनिक समाज में पहचान के संकट से के तनाव से मुक्त हुए हैं, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने में हमने आंशिक सफलता भी पाई है। यानी जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है आपका संविधान द्वारा या आधुनिक शिक्षा द्वारा उसके जरिए जो कि ये बताया जा रहा है कि लोग जो कि आधुनिक समाज जो पहचान के संकट है उससे जो कि मुक्त हुए हैं और जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको भी स्थापित करने में हम जो कि सफल हुए हैं। और इससे देखो हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वो भी जो कि विकसित हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा संविधान है उसने जो कि मौलिक अधिकारों को संविधान में डाला गया है, जिससे देखो जो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन की युगांतरकारी घटना के रूप में देखी जा रही है। यानी मौलिक अधिकार डालने से क्या होता है, जो स्टेट है उस पर जो कि कुछ ना कुछ कंट्रोल लग जाता है कि वो अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से वयस्क मताधिकार का विधिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक हैसियत को अभिव्यक्त करता है। यानी कि हर नागरिक एक वोट देगा, इससे पता चलता है कि राजनीतिक स्तर पर जो कि हर नागरिक जो कि इक्वल है। तो और साथ ही सबको वयस्क मताधिकार का अधिकार भी दिया गया है। फिर यहाँ पे देखो बोला जा रहा है जो प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 38 है उसमें देखो राजनीतिक न्याय का विचार जो कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन कारक है। फिर बोला जा रहा है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 तथा 12 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका को लोकतंत्र की न्यूनतम इकाई बनाकर जहां पंचायती राज व्यवस्था के सपनों को साकार करने का प्रयास किया गया है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक राजनीतिक श्रेणी में सहभागिता को भी सुनिश्चित किया गया है। यानी कि जो सत्ता थी उसका विकेंद्रीकरण किया गया है, जिससे जो कि देखो विकास कार्य में तेजी आई है और लोगों को जो कि राजनीति से जुड़ाव और सहभागिता भी बढ़ा है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है महिलाओं के लिए प्रस्तावित तथा SC ST के लिए देखोगे अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत क्रमशः लोकसभा विधानसभा में स्थान आरक्षित करके उन्हें राजनीतिक कल्याण व सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है। और महिलाओं को देखोगे जो पंचायती या लोकल जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो कि 1/3 सीट जो कि रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है। फिर यहाँ पे देखो बोला जा रहा है जो केंद्र व राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान है वह समाज में सहकारी परिसंघवाद महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन को दर्शाते हैं। इससे देखो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो भी मजबूत हुए हैं। फिर बोला जा रहा है जो आपका योजना है अब तो ये खत्म हो गया था, आप कह लो नीति आयोग तथा वित्त आयोग जैसे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग तो हालांकि आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यानी जो नीति आयोग वित्त आयोग है ये ऐसी जो संस्थाएं रही हैं, इन्होंने जो कि विकास और परिवर्तन के मद्देनजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर हमने देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है उसने काफ़ी ज़्यादा जो कि सामाजिक परिवर्तन का प्रयास किया है। तो देखो कहा जा रहा है कंक्लूजन में उपयुक्त प्रयासों से भारत में समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में सहायता मिली है, लोगों में राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ है, समाज के समेकित विकास की दिशा में सकारात्मक परिणाम आए हैं। महिलाओं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का सशक्तिकरण हुआ है। राजनीतिक जागरूकता एवं अधिकारों ने देखो जो राजनीतिक जागरूकता हुई है और अधिकारों ने विभिन्न दबाव समूहों के उत्कर्ष में सहायता की है तथा देश में देखोगे सहकारी परिसंघवाद तथा कार्यकारी परिसंघवाद का विकास हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो कि यहाँ पे परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही देखो कुछ अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है जहाँ पे यहाँ बात कर रहा है। जैसे देखो बोला जा रहा है आपका
इसके अलावा देखो जो स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण है, पर्यावरण संरक्षण है, भ्रष्टाचार है तथा जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, बीमा अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करके इन क्षेत्रों में भी परिवर्तन के प्रयास किया जा रहा है। फिर देखो यहाँ बोला जा रहा है इन प्रयासों का परिणाम यह है कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण जैसे क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम हमको दिल्ली जैसे शहरों में देखा जा सकता है। लेकिन हालांकि देखोगे आप हर साल जो कि वायु प्रदूषण अभी भी देखने को मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे बोल रहा है कि समाज में समेकित विकास को ध्यान में रखकर संवैधानिक योजनाओं की सफलता के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, आय, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, विद्युतीकरण, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। यानी जो आपका पंचवर्षीय योजना थी उसने जो कि इन सब क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इससे जो कि इन सब क्षेत्रों में हमको काफ़ी देखने को मिली है। फिर देखो बोला जा रहा है कि शीघ्र ही हम शिक्षा, विद्युतीकरण और लोक कल्याण आदि क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। किसी क्षेत्र में हमने अविश्वसनीय सफलता हासिल की है एवं खाद्यान्न उत्पादन में आज हम देखो आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इस प्रकार हम एक समय की समाज विकास तथा परिवर्तन के पथ पर निरंतर अग्रसर है। अब देखो कुछ इसका मूल्यांकन की बात कही जाए तो वही सब बातें ऊपर है कि इसने देखो कुछ ना कुछ जैसे देखो बोला जा रहा है कि जो आपका आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जाति संघर्ष जैसे तमाम समस्याओं से अभी हम भी जूझ रहे हैं, तो हमें अपने जो अपने लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए इन सब चुनौतियों का भी सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो जनसंचार है उस जनसंचार जो साधन है उसके द्वारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले समझो जो आपका जनसंचार का साधन है ये क्या होता है। इसमें देखो आपका जैसे टीवी चैनल हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जो अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह आती है, ये सभी क्या है, जनसंचार के साधन है। तो मतलब इनके जरिए किस तरह से जो कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। तो आप देखोगे इनके जरिए जो कि डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली रूप से जो कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए एक माहौल ये पैदा करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बोला जा रहा है विकास और परिवर्तन में सूचना जो है एक महत्वपूर्ण कारक है और जनसंचार के साधनों द्वारा इन सूचनाओं का प्रसार सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाता है या इसके लिए उपयुक्त वातावरण को प्रदान करता है। इससे देखो जो मनोवृत्तीय लोगों के जो विचार है और मूल्य है उसमें बदलाव लाने हेतु प्रयास किया जाता है और इसके द्वारा क्या होगा, न केवल नवीन अवसर व ज्ञान प्रदान करता है लोगों को बल्कि यह जो कि ज्ञान के सीमा के विस्तार में भी सहायक होता है। मतलब ज्ञान का जो स्तर है उसको भी बढ़ाता है और साथ ही ये विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का विस्तार भी करता है। सूचनाओं के जरिए देखो इस तरह के सामाजिक परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, ये जो आपका जनसंचार के साधन है उनके द्वारा। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह एक तरह से जो आपका जनसंचार का साधन रहा है इसने देखो आपका पहला बोला है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है, दूसरा बोल रहा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति तत्व है उसका जो कि प्रचार किया है। इससे देखोगे आपको भारतीय समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आधुनिकीकरण के तत्वों जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक मूल्यों ने जहां भारतीय सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को सक्रिय बनाया है, वहीं पाश्चात्य संस्कृति ने भौतिकवादी, उपभोक्तावादी तत्वों ने ऐसी प्रवृत्ति जैसे व्यक्तिवादी व महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, धन से धन कमाने की प्रवृत्ति, भोग विलास की प्रवृत्ति, असंतोष की भावना, प्रतिस्पर्धा, असहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का हास आदि को प्रसारित भी किया है। यानी जो पश्चिमी संस्कृति और आपका कह लो यहाँ पे जो आपका आधुनिकीकरण है, इन दोनों के द्वारा जो कि हमको पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे जो कि इम्पैक्ट दिखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे जो कहा जा रहा है देखो जो भारतीय संस्कृति के तत्वों जैसे सहिष्णुता, सामूहिकता, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विविधता आदि को कमजोर किया है। जनसंचार के साधनों को भारतीय समाज पर प्रभावों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, दूसरा भारतीय समाज की संरचना पर प्रभाव। तो देखो भारतीय संस्कृति किस तरह से प्रभाव किया जनसंचार के साधनों ने, तो बोला जा रहा है जनसंचार के साधनों ने भारतीय संस्कृति में आधुनिकता व पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों का तीव्र प्रसार किया है जिसको निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। जैसे देखो अभी जो परिधान शैली है, वेस्टर्न कल्चर है, वो देखने को मिलता है। आज व्यक्ति के लिए फैशन और सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग को संचार साधनों के प्रभाव ने आवश्यक बना दिया। यानी आप टेलीविजन वगैरह देखते हो, वहाँ पे आपको फैशन वगैरह दिखता है, तो वहीं से आप जो कि फैशन को फॉलो करते हैं। तो यही बोला जाए जो संचार साधन है उसने जो कि फैशन या जो प्रसाधन है या सौंदर्यता है उसको जो कि महत्वपूर्ण बना दिया है और इसको जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में जो कि स्थापित कर दिया गया है। इसलिए जो कि लोग जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ बोला जा रहा है कि आपका
आज जनसंचार माध्यमों ने लोक सांस्कृतिक के लिए विशेष प्रश्न खड़ा कर दिया है। जो जनसंचार है वो जो कि पश्चिमी कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करा है, और इसके आधार पर देखो जो हमारा जो लोक संस्कृति यानी लोकल लेवल जो लोक फोक डांस होता है और फोक संगीत होता है, तो ये सब कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, इनकी स्थिति पर खतरा पड़ता जा रहा है। आज लोक रचनाओं के साथ लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी अप्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में बदल रही है, यानी लोग जो कि डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, बहुत कम लोग जो कि इसमें जो कि भाग ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इसने लोक संस्कृति को भारतीय स्तर पर प्रसारित करने तथा इसकी लुप्तप्रायता को पुनर्जीवित करने का भी काम किया है। देखो कुछ आपका सोशल मीडिया है जो लोक संस्कृति है उसको लेकर काफ़ी कंसर्न है, तो इसने जो इसके प्रचार प्रसार को भी प्रमोट किया है। कुछ आपके टीवी चैनल है उसने भी जो इसको प्रचार प्रसार को प्रमोट करके भारतीय स्तर पर इसका प्रचार भी किया है एक तरफ। फिर देखो यहाँ पे जो कहा जा रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट में, जो कला है उसका व्यापारीकरण किया गया, व्यापारीकरण हुआ है, यानी बोला जा रहा है कला के व्यापारीकरण में जनसंचार के साधन बिचौलियों का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है जो पाश्चात्य संगीत है, पाश्चात्य संगीत की ओर जो हमारा मध्यम वर्ग है उसका झुकाव बड़ा है, जिसके कारण भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो उपचित हुआ है। परंतु इसी की प्रतिक्रिया में शास्त्रीय संगीत की पुनर्स्थापना भी हो रही है। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपको संचार साधन के प्रभाव में देखोगे भारत में एक पॉप संस्कृति का उद्भव हो रहा है, जिसने भारतीय मानसिकता का शोषण किया है। साथ ही भारतीय संस्कृति के मिश्रण ने एक नई विधा को भी उत्पन्न किया है, जिसे जनमानस के लिए उपयोगी मानता है। फिर देखो यहाँ पे बोला जाए जो आपका जनसंचार साधन है इसके द्वारा जो प्रदर्शित एवं प्रसारित सांस्कृतिक भूमंडलीकरण की विशेषताओं ने स्थानीय व लघु सांस्कृतिक पहचानों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। यानी जो आपको लोकल लेवल पे जो कल्चर वगैरह है वहाँ पे जो कि पहचान के संकट आपको देखने को मिल रहा है। आपका जो वैश्वीकरण जो कि जनसंचार के माध्यम से बढ़ा है उसके जरिए। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है स्पष्ट जनसंचार माध्यमों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव सकारात्मक कम और नकारात्मक ज़्यादा पड़ा है। सिनेमा और विभिन्न चैनलों ने आधुनिकता के सकारात्मक मूल्यों को और पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों को अधिक प्रसारित किया है, जिसे आज भारतीय संस्कृति के समक्ष सांस्कृतिक क्षण की स्पष्ट समस्या के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जनसंचार के साधन जो कि आपकी संस्कृति को प्रभावित करे। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय सामाजिक संरचना पर किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जनसंचार माध्यमों से प्रसारित आधुनिकीकरण के मूल्यों ने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया है। फलतः जातिगत ऊंच नीच की भावना या अस्पृश्यता जैसे तत्वों का ह्रास हुआ, यानी इसमें कमी हुई है। इससे संबंधित जो सपान तत्व है यानी जो अस्त्रीकरण का तत्व है जाति व्यवस्था आधारित उसको कमजोर किया है और जजमानी व्यवस्था का विघटन संभव हुआ है। परंतु दूसरी ओर आरक्षण के क्रियान्वयन व पहचान के संकट ने लोगों को जाति पहचान की आस्था को पुनर्जीवित भी किया है तथा दलित में चेतना का आविर्भाव हुआ है और इस आधार पर वे संगठित भी हुए हैं तथा उनकी क्षैतिज भागीदारी भी वृद्धि हुई है। इसमें देखो संचार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, यानी लोगों की चेतना जागृत करने में जो कि लोगों की पहचान के संकट में जो कि फिर से जाति जो आस्था है उसको पुनर्जीवित किया है। अब लोगों जो जैसे निम्न वर्ग है उसमें चेतना जागृत करने में आपका जो संचार साधन है आज देखो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा जो कि लोगों को एकीकरण किया जा रहा है। इसी तरह बोला जा रहा है कि आज जनसंचार साधनों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में प्रेम विवाह को तरजीह दी जा रही है, जो युवाओं में तेजी से प्रचलित हुआ है। हालांकि इससे दहेज जैसी कुरीतियों, विवाह में धार्मिक एवं जातिगत प्रतिबंध जो कि ढीले पड़े हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा मिला है। परंतु दूसरी तरफ समाज की पकड़ युवाओं पर ढीली हुई है और अति स्वच्छंदतावादी मूल्यों का बढ़ावा भी देखने को मिला है। कहने का मतलब जो युवा है वो अग्रेसिव काफ़ी देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन पर जो कि नियंत्रण जो कि समाज का बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की स्थिति भी देखने को मिला कि कैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें यहाँ पे विवाह जो संस्था है उसके आधार पे उस पर जो कि बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज पाश्चात्य संस्कृति के रीति रिवाजों का प्रचलन हमारी विवाह संस्था को चुनौती दे रहा है। जैसे देखो बोला जा रहा है कि समलैंगिकता का प्रसार भी विवाह पर कुठाराघात है, जिसने भारतीय युवा मानसिकता को न केवल इस ओर उन्मुख किया बल्कि कोलकाता के एक स्वयंसेवी संगठन ने तो इसको मान्यता देने की मांग भी शुरू की है। तो यहाँ पे देखो एक तरह से यहाँ पे जो एस पांडे की बुक है वो समलैंगिकता को निगेटिव रूप में प्रस्तुत करा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समलैंगिकता है ये आपका वैलिड हो चुका है, इसको मतलब अब जजमेंट भी आया था कि यह जो कि अपराध नहीं है और ऐसे जो समलैंगिक विवाह है उसको मान्यता दी गई है। तो एक तरह से ये देखो एक पॉजिटिव है जो पश्चिमी सभ्यता के जरिए जो कि हमारी विवाह संस्था में जो कि आधुनिकता लाया जा रहा है या विवाह संस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जाए संपत्ति के लिए संबंधों को हाशिए पर रखना, विवाहित प्रेम संबंध, संयुक्त परिवार के समझौते व सहिष्णुता के पक्षों का हाथ, सास बहू आदि संबंधों में परंपरागत तत्वों का हास आदि वर्तमान जनसंचार साधनों का मुख्य विषय रहा है। जैसे देखो
आप टीवी वगैरह देखते हो, मूवी वगैरह आती है, टीवी सीरियल आती है, वहाँ पे देखते हो कि संपत्ति के लिए जो आपके रिश्तेदार हैं उनका कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह की स्थिति देखने को हमको मिलती है। और प्रेम विवाह, प्रेम संबंध जो कि विवाह के बाद भी देखने को मिलता है। और इससे देखो जो संयुक्त परिवार है उसमें जो कि समझौते देखे जा रहे हैं, और उसके जो संयुक्तता वाला पक्ष है वो उसकी जो कि कमी दिख रही है। और खासकर आजकल जो टीवी सीरियल हो उसमें देखो सास बहू का जो कि रोल काफ़ी ज़्यादा जो कि अलग डिफरेंट दिखाई जाता है वास्तविकता से। तो ये सब भी चीज़ें जो कि लोगों के विचारों और मूल्यों में परिवर्तन करके लोगों को जो हमारे सामाजिक जीवन पर ऐसा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो साथ ही आगे बोला जाए, वहीं परंपरागत संस्थाओं को कमजोर कर तथा तलाक की प्रवृत्ति को बढ़ाकर सामाजिक अवस्था को भी उत्पन्न कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो डाइवोर्स है उसमें जो कि तेजी लाकर जो सामाजिक अव्यवस्था है उसको भी एक तरह से ये प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर जो आगे देखो बोला जा रहा है, जो जनसंचार ने एक तरफ जहाँ स्वतंत्रता व समानता के मूल्यों को प्रसारित करके महिलाओं की परिस्थिति को ऊंचा उठाया है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें उपभोग की वस्तु के रूप में भी प्रस्तुत किया है। स्त्रियों के प्रति परंपरागत आदर भाव को समाप्त किया है और साथ ही अश्लील कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके समाज के युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ा है। तो इस तरह से देखो जनसंचार का जो कि आपका दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है, जिसकी प्रवृत्ति बढ़ती यौन विकृति, छेड़छाड़, बलात्कार आदि घटनाओं के रूप में हमको जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। फिर देखो बोला जा रहा है, इसके द्वारा जहां ग्रामीण समाज में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को विस्तारित करके ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों से धर्म के प्रभाव को कमजोर किया है, वहीं आस्था जागरण आदि धार्मिक चैनलों द्वारा धार्मिक तत्वों की व्याख्या कर धर्म के प्रति आस्था को पुनर्जागृत किया जा रहा है। धर्म के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण, धर्म का बाजारीकरण, धार्मिक रूढ़िवाद भी इसके प्रभाव में प्रमुख रहे हैं। यानी जो आपका जनसंचार के साधन है वो जो देखो धर्म का बाजारीकरण कर रहे हैं, धर्म का उपयोगितावादी दृष्टिकोण ला रहे हैं और धार्मिक रूढ़ियों को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब जो कि आपका जनसंचार साधन जो कि इस तरह से धर्म को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज जनसंचार के साधन विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ाकर और गाँव के लोगों को समकालीन समाज के सभी मुद्दों से परिचित कराकर ग्रामीण विकास में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किस तरह से जनसंचार साधन जो कि ग्रामीण परिवेश को बदल रहा है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। फिर देखो जैसे आज बोला जाए कि आज रामदेव जी द्वारा धर्म के तत्व योग, जो आपका योग है, उसको फैलाकर मानसिक व शारीरिक क्रांति को उत्पन्न किया जा रहा है, जिसमें जनसंचार की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूजीसी के सभी शैक्षिक पाठ्यक्रम के संदर्भ में तथा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भी जो जनसंचार है इसका आपको महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिल रहा है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा जहाँ से आप देखो दूर दूर तक शिक्षा पहुँच पाए, जैसे देखो मैं आपको YouTube के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या है आपका एक तरह से देखो जनसंचार के माध्यम से भी आप पढ़ रहे हो। तो यानी जो शिक्षा का प्रसारीकरण हो रहा है वो आपका जनसंचार उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। खासकर देखो कि लॉकडाउन की स्थिति में आज वर्तमान स्थिति में हर जगह जो कि शिक्षा जो कि ऑनलाइन ही चल रही है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निष्कर्ष से जनसंचार के साधनों की भूमिका आधुनिकीकरण की दिशा में उन्मुख किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इसके द्वारा अपेक्षित परिवर्तन के लक्ष्यों की प्राप्ति जनसंचार माध्यमों पर संतुलित नियंत्रण व इसके सकारात्मक प्रयोग द्वारा ही संभव है। यानी कि जनसंचार माध्यम से ऐसा न हो कि कुछ भी जैसे हेट स्पीच वगैरह फैलता रहे, इस पर हमारा नियंत्रण होना, यानी गवर्नमेंट का जो नियंत्रण होना भी चाहिए और इसके जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको हमको दूर करके इसमें जो कि संतुलित विकास को प्रमोट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोला जाए इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों की बात की जा रहा है। जैसे बोला जाए कि भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन हेतु जनसंचार एक प्रमुख साधन रहा है, जिसके द्वारा हमारे देश में एक पराई संस्कृति का प्रसार हुआ है, यानी जो पश्चिमी संस्कृति उसका जो प्रसार हुआ है, जिसे तृतीय विश्व पर सांस्कृतिक हमले की संज्ञा दी जाती है। देखो ये ऐसे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि तृतीय विश्व पर सांस्कृतिक हमले की संज्ञा दी जा रही है पश्चिमी संस्कृति को प्रमोट होने से। फिर देखो बोला जा रहा है कि छद्म आधुनिकीकरण, यानी इसी ये समस्या आ रही है जो आपका जनसंचार साधन है उससे जो कि छद्म आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधुनिकता के आधार पर तार्किकता, प्रानुभूति, सामाजिक गतिशीलता और सक्रिय सहभागिता को पूरी तरह नहीं अपनाया जा रहा है, बल्कि इसके केवल उपभोगवादी जो लक्षण है उसी में उलझकर जो कि हम लोग रह गए हैं। फिर इसमें साथ ही बोला जा रहा है देखो इससे जो कि व्यक्ति की जो केंद्रीयता है वो बढ़ी है और सामाजिक सरोकारों का ह्रास हुआ है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरी ओर देखोगे, दूसरी चुनौती इसमें देखोगे जो धर्म के उपयोग किया है, जहाँ धर्म को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ का साधन बनाकर विवेकहीन धर्मांतरण का प्रश्रय दिया जा रहा है। धर्म पर आश्रित सिद्धांत विस्मृत हो रहे हैं तथा तांत्रिक व चमत्कारिक बाबा फल फूल रहे हैं,
क्योंकि वे अच्छे दामों पर स्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं और हमारी संस्कृति जो कि अनुकरणकारी भोगवादी और लिप्सावादी संस्कृति बन रही है। तो इस तरह से देखो जनसंचार का जो कि निगेटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही बोला जो तीसरी चुनौती है वो अविवेकी और निकट दृष्टि की राजनीति है, जहाँ सामूहिकता का क्षय हो रहा है, अब व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता हुई है, राजनीति को एक साधन या व्यवसाय के रूप में जो कि इसने प्रमोट किया है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है चौथी चुनौती आपको स्थानीय या लघु सांस्कृतिक पहचानों की संकट है। बाजार के महत्व में वृद्धि ने सांस्कृतिक प्रतीकों को पदार्थ के रूप में रूपांतरित कर दिया। सांस्कृतिक तत्वों के बाजारीकरण से लोगों में जहां आर्थिक समृद्धि आई है, वहीं दूसरी तरफ इसकी परंपरागत जो महत्ता है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। यानी जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी जो संकट हमको देखने को मिल रही है पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में। फिर इस तरह से देखो बोला जा रहा है जनसंचार के साधनों ने नवीन कौशल और तकनीक का प्रयोग कर समाज के आर्थिक विकास को गति प्रदान किया है, परंतु इस आर्थिक विकास के व्यूह जाल में व्यक्ति धन प्राप्ति की लिप्सा में इतना उलझ गया है कि उसमें सकारात्मक सांस्कृतिक तत्वों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। यानी जो सकारात्मक सांस्कृतिक तत्व वो उससे दूर होता चला रहा है, अपने कल्चर से दूर होता जा रहा है, केवल धन कमाने की ओर आगे बढ़ने के लालच में। विज्ञापनों की भ्रमार ने अति यथार्थता को प्रस्तुत कर वास्तविकता के प्रति समाज में भ्रम उत्पन्न किया है। देखो बहुत सारे जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, तो इसने जो कि बहुत सारी जो भ्रामक स्थिति है समाज की उसको जो कि उत्पन्न किया है। इसने जो कि तुच्छ इच्छाओं की संतुष्टि को सामाजिक जीवन के केंद्रीय मूल्य के रूप में प्रस्तुत कर जनमानस को गंभीर मुद्दों से विमुख किया है। जैसे आप देख लो अभी बेरोजगारी का मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो और भी देखो जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो ये सब जो मुद्दे ये जो कि इन पर जो कि बातचीत नहीं होती है, मीडिया में डिबेट वगैरह नहीं होता है। और बाकी जो आपका जो राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, इन पे देखो काफ़ी ज़्यादा 1-1 घंटे का डिबेट ये लोग बैठा कर कराते रहते हैं। तो ये जो कि एक तरह से जो जनसंचार का साधन है, ये जो कि समाज में गंभीर मुद्दों को अवहेलना कर रहा है, जो भारतीय समाज के विकास में काफ़ी ज़्यादा जो कि रुकावट आगे देखने को मिलेगा। फिर देखो आगे बोल रहा है कि यहाँ पे निश्चित ही संचार साधनों के इस प्रभाव ने भारतीय समाज और संस्कृति पर कुछ नकारात्मक प्रभावों को उत्पन्न किया है। साथ साथ इसने भारत तथा पाश्चात्य संस्कृति के बीच गहरे संपर्क को स्थापित करके विश्व संस्कृति या विश्व गांव की अवधारणा को साकार बनाने का सार्थक प्रयास भी किया है। हालांकि संभावना है कि आधुनिक समाज की रचना के साथ साथ इससे किसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जन्म होगा, पर संभावना यह भी है कि इससे सांस्कृतिक विनाश का भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा जनसंचार के माध्यम से किस तरह से जो कि भारतीय समाज में परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। ये आपका अभ्यास प्रश्न है, यहीं पर आपका जो कि ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल अपने एक नए चैप्टर के साथ।